नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोमंत्र के YouTube चैनल पर। जेड एग्जाम 2016 के सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे। पार्ट नंबर 1 में एग्रीकल्चर का सॉल्यूशन देखा था। पार्ट नंबर 2 के अंदर आज हम बायोलॉजी के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 11th 12th जेड ICR BHU इन सभी के वीडियो टॉपिक वाइज मिलेंगे और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में हम बात करते हैं आज के इस वीडियो की। जो पौधे कम प्रकाश तीव्रता पर सबसे अच्छा बढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हीलियोफाइट, सियोफाइट, ऐच्छिक सियोफाइट, ऐच्छिक हीलियोफाइट। इसका राइट आंसर हो जाता है सियोफाइट। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर जो बी है 2 है वो हो जाता है सियोफाइट। ठीक है, कम प्रकाश तीव्रता पर सबसे अच्छा बढ़ते हैं सियोफाइट वाले प्लांट। हीलियोफाइट की बात करें तो अधिक प्रकाश तीव्रता पर सबसे अच्छा बढ़ते हैं हीलियोफाइट वाले प्लांट। ऐच्छिक सियोफाइट की बात करोगे तो छाया में रहने वाले प्लांटों को सियोफाइट कहते हैं। ऐच्छिक हीलियोफाइट मतलब अपनी इच्छा के अनुसार प्रकाश तीव्रता पर बढ़ने वाले प्लांट्स। ठीक है, अधिक प्रकाश में बढ़ेंगे लेकिन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए होलोसिन शब्द का गठन किसने किया था? ऑप्शन है वेरोना डेस्काई 1994 में, कार्ल मोबियस 1877 में, या फिर थीनेमान 1939 में, फेडरिक 1930 में। आपका राइट आंसर है फेडरिक 1930 में पारिस्थितिक तंत्र के लिए होलोसिन शब्द का गठन किया था। आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है इसका सर्वप्रथम गठन किसने किया था या प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम है जनरल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन छेद के लिए इकाई है, ओजोन छेद की इकाई है डोप्सन, ppm, डेसिमल, TG या वर्ष। ठीक है, इसकी राइट आंसर है डॉप्सन। क्या है इसका राइट आंसर? डॉप्सन है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले इस छिद्र का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो आपको ध्यान रखना है ज़ायफारमैन। क्या नाम है? ज़ायफारमैन वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता लगाया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 3 माइल आइसलैंड और चेरनोबिल का उदाहरण है। परमाणु दुर्घटना के, प्रकाश रासायनिक धुंध के, ध्वनि प्रदूषण के, तेलीय प्रदूषण के। इसका राइट आंसर है परमाणु दुर्घटना के। 3 माइल आइसलैंड और चेरनोबिल जो है दोनों के दोनों परमाणु दुर्घटना के उदाहरण है। नेक्स्ट बात करें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 की। एक एकल समुदाय में प्रजातियों की संख्या को क्या कहते हैं? अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता या फिर डेल्टा विविधता। इसका राइट आंसर है अल्फा विविधता। क्या कहते हैं? अल्फा विविधता। देखो यहाँ पर बीटा विविधता की बात करें तो बीटा विविधता जो टर्म है ये सबसे पहले RH विटेकर ने दिया था। ठीक है, विविधता जो है ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इन सबको जो है किसने बताया था? RH विटेकर ने बताया था। अब यहाँ से पूछा जाएगा आपको कि अल्फा विविधता या बीटा विविधता क्या होती है? तो जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक मध्य जो जाति होती है, भौगोलिक क्षेत्र के मध्य एक जाति दूसरे जाति के आवास में जब प्रवेश करती है तो वहां पर जो विविधताएं होती है उसकी उनके अंदर जो कंपटीशन होता है उसको हम बोलते हैं विविधता। ठीक है, कितनी संख्या में वहां पर प्रजातियों की जो है समुदाय है वहां पर, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा एक स्यूडोसीरियल के रूप में माना जाता है? फेगोपाइरम एस्कुलेंटम, टिट्रिकम एस्टिवम, ओराइजा सेटाइवम या फिर होर्डियम वल्गेर। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा फेगोपाइरम एस्कुलेंटम। फेगोपाइरम एस्कुलेंटम इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये स्यूडोसीरियल के रूप में माना जाता है इसको। टेट्रिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नेम है। ओराइजा सेटाइवा चावल या धान का वैज्ञानिक नाम है। होर्डियम वल्गेर जौ का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं ओराइजा सेटाइवा की फैमिली क्या है। फैमिली से संबंधित क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो अच्छे से फैमिली जो है याद कर लीजिए सभी प्लांट्स की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं अपन। एस्टेरेसी, लेग्यूमिनोसी, पोएसी, सोलेनेसी। ओराइजा सेटाइवा की फैमिली पोएसी है, जिसको हम ग्रेमिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेमिनी भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि पोएसी के अंदर कौन कौन से प्लांट आ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दे दी जाए तो घास, बांस, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब के सब पोएसी या ग्रेमिनी के प्लांट है।
बात करें लेग्यूमिनोसी की, तो जितने भी दलहनी पौधे होते हैं वो लेग्यूमिनोसी के अंदर आते हैं। सोलेनेसी में आ बेल तट पर, ये आपकी एक ट्रिक रहेगी, आ बेल तट पर, ठीक है, जिससे हो जाएगा आलू, बैंगन, लाल मिर्च, तंबाकू, टमाटर, ठीक है। ये किससे संबंधित है? सोलेनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। दालें जो कि शाकाहारी आहार का महत्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत है, निम्न में से किस फैमिली से संबंधित है? दालें किस फैमिली से संबंधित है आपको यहाँ पर बताना है। पोएसी, फैबेसी, रोजेसी, कुकुरबिटेसी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाता है फैबेसी। किससे संबंधित है? फैबेसी कुल से संबंधित है, फैमिली से संबंधित है। यहाँ पर बात करते हैं हम पोएसी या ग्रेमिनी की, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ठीक है। दान या चावल इसके अंदर आता है। रोजेसी के अंदर जितने भी फल, पेड़, फूल, पत्तियां, ये सब आती है रोजेसी फैमिली के अंतर्गत, ठीक है। कुकुरबिटेसी की अगर आपसे पूछा जाए कुकुरबिटेसी के अंदर, तो इसके अंदर क्या क्या आता है? ककड़ी, खीरा, खरबूजा, कद्दू, ये सारी की सारी चीजें कुकुरबिटेसी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा मिस्र के कपास के रूप में जाना जाता है? मिस्र के कपास के रूप में किससे जाना जाता है? गोसिपियम आर्बोरेटम, गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम बारबेंडस। ये जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। गोसिपियम बारबेंडस जो है इसको मिस्र के कपास के रूप में जाना जाता है। और सारी की सारी जो जातियां हैं ये है कपास की। किसकी जातियां हैं? कपास की जातियां हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। मूंगफली का तेल निम्न में से किस वर्ग का है? सूखिए तेल, अर्ध सूखिए तेल, गैर सूखिए तेल, कृत्रिम तेल। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये अर्ध सूखिए तेल, ठीक है। अर्ध सूखिए तेल हम किस तरीके से इसको कह सकते हैं? देखो, अर्ध सूखिए तेल को हम कीटनाशी के रूप में भी जानते हैं, कीटनाशी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। अर्ध सूखिए तेल के का एक प्रकार से हम उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण क्या होता है अर्ध सूखिए तेल का? एंडोसल्फान, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मिल चुका है आपको। तो देखिए, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को अटेंड करते हैं तो आपको आधे में से ज्यादा क्वेश्चन जो है, कम से कम मान के चलो 2 से 5 क्वेश्चन आपको इसमें ही मिल जाएंगे, एक दूसरी तरीके से घूम के, ठीक है। तो घूमना नहीं है, अच्छे से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। एंडोसल्फान निम्न में से है? खरपतवारनाशी, अर्ध सूखिए तेल, कृंतकनाशी, शाकनाशी। तो अर्ध सूखिए तेल जो है एंडोसल्फान है, एंडोसल्फान का उदाहरण है। एक तरीके से अर्ध सूखिए तेल एंडोसल्फान उदाहरण है, ठीक है, अर्ध सूखिए तेल का। तो ये है एक प्रकार का कीटनाशी। क्या है? कीटनाशी है। खरपतवारनाशी का नाम याद रखना है, कृंतकनाशी का नाम याद रखना है, और शाकनाशी के नाम आपको याद रखने हैं। देखो, पढ़ने का या किसी भी पेपर को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है उसके ऑप्शन से, ठीक है। जितने भी एग्जाम आने वाले एग्जाम है उनसे भी के अंदर ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन तो बहुत कम मिलते हैं, 2 से 4, बाकी आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे ऑप्शन से। तो ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से और सारे क्वेश्चन को सोल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? सेब, गाजर, शहद, मूंगफली। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। क्या है? गाजर है, ठीक है। यहां से आपसे पूछा जाए कि सेब जो है, सेब के अंदर कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ए, बी और सी, तीनों विटामिन जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट शहद के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर विटामिन होते हैं बी, सी, B6, B2, B3, B5, ये सारे के सारे विटामिन सी इसके अंदर पाए जाते हैं। मूंगफली के अंदर विटामिन ई और B6 की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, श्वसनीय सतह पर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय निम्न के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जब श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो विसरण विधि के द्वारा होता है। यहाँ पर देखो, निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन, परासरण या विसरण विधि, ठीक है। तो विसरण विधि के द्वारा यहाँ पर विनिमय होता है। कैसे होता है? देखो, जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है जो वायु गमन करती है, परिवहन होता है इनका, तो विसरण विधि के द्वारा, जैसे मान लो ऑक्सीजन की मात्रा बाहर जाता है तो बाहर से कहाँ जाएगी? हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा रहेगी, बाहर कम रहेगी, तो हमारे शरीर से बाहर निकलेगी। इस तरीके से इस क्रिया को हम बोलते हैं विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं नहीं है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल या एसिडोफिल। इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर लिम्फोसाइट। क्या हो जाता है? लिम्फोसाइट भक्षक कोशिका नहीं है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट
अगर यहाँ पर देखो ऑप्शन की बात करें हम, तो ऑप्शन की हम देख सकते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है WBC दो प्रकार की होती हैं, कणिकामय और अकणिकामय। तो अकणिकामय जो है हमारे पास में यहाँ पर कोशिकाएं हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कणिकामय की बात करें तो न्यूट्रोफिल और एसिडोफिल दोनों आ जाती है आपके सामने। कणिकामय ये अकणिकामय है, ठीक है। अब देखो मोनोसाइट जो है ना ये सबसे बड़ी WBC है आकार के अंदर। आकार की मैं देखूं तो आकार में सबसे बड़ी WBC है मोनोसाइट, जिसका आकार होता है 15 से 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट, कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है 3 से 6 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है, ठीक है। एसिडोफिल की बात करूं मैं तो इयोसिन नामक एक पदार्थ होता है, अम्लीय पदार्थ होता है, इससे इसको स्टेन किया जाता है, इससे इसका स्टेनिंग किया जाता है। तो लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर कौन सी भक्षक कोशिका नहीं है? तो लिम्फोसाइट नहीं है। दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने लायक है। स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया में शुक्राणु का निर्माण होता है स्पर्मेटिड से, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से, स्पर्मेटोगोनिया से, द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया से। इसका राइट आंसर है स्पर्मेटिड से। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रक्रिया है इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, जो कि किससे होता है? स्पर्मेटिड से होता है। यहाँ पर देखो शुक्राणु का निर्माण किस तरीके से होता है। देखो वर्षाणु के अंदर शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं शुक्राणु जनन। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। अब इसके अंदर दो प्रकार के जो है स्पर्मेटिड बनते हैं, दो प्रकार के स्पर्मेटिड बनते हैं जो कि शुक्राणुओं में बदल जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो क्या बनेगा? अचल स्पर्मेटिड बनेगा, फिर वो चल स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा और चल स्पर्मेटिड से उस शुक्राणु में बदल जाता है, ठीक है। इस क्रिया को हम कहते हैं शुक्राणु जनन या शुक्राणु कायांतरण इसको कहा जाता है, या स्पर्मियोजेनेसिस भी इसको कहते हैं इस क्रिया को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तंत्रिकाएं निम्न में से विकसित होती है? एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म व एंडोडर्म से। इसका राइट आंसर है आपके सामने यहाँ पर एक्टोडर्म से। ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट आंसर हो जाता है, एक्टोडर्म से जो है तंत्रिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भ्रूणावस्था या भ्रूण आवरण भ्रूण को निम्न में सहायता करता है। किस चीज के लिए भ्रूण आवरण जो है वो सहायता करता है? ऑप्शन ए पोषण में, बाहरी आगतों से सुरक्षा, उत्सर्जन में, श्वसन में। बाहरी आगतों से सुरक्षा करता है, जब सेक्स की प्रक्रिया होती है, जब भ्रूण अंदर होता है तो उसको बचाने का काम भी जो है कौन करता है? भ्रूण को भ्रूण आवरण ही करता है। तो सारी चीजें जो है ये भ्रूण आवरण ही इसको बाहरी आगतों से बचाने का काम करता है। भ्रूण के विकास को जो है एम्ब्रियो जेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण के विकास को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जब एक शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो अन्य शुक्राणुओं का प्रवेश किसके द्वारा रोका जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली हमारे दिमाग में बनता है ये क्वेश्चन कि मान लो जो निषेचन की प्रक्रिया है वो तो एक ही शुक्राणु करता है, लेकिन बाकी जो शुक्राणु होते हैं उनके प्रवेश को कौन रोकता है? ठीक है, उनके प्रवेश को कौन रोकता है? तो निषेचन जो कला है, देखो योग के संघनन द्वारा, रंगीन आवरण के द्वारा, या फिर पीतकीय कला के निर्माण द्वारा, निषेचन कला के निर्माण द्वारा। तो निषेचन जो कला होती है ना उसके द्वारा यहाँ पर अन्य जो शुक्राणु होते हैं उनको रोका जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाता है आपके पास में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कार्पस ल्यूटियम स्रावित करती है। ऑप्शन है आपके सामने LH हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, FSH पुटिका उद्दीपक हार्मोन। सभी हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है दोनों की दोनों फीमेल हार्मोन है। ठीक है, फीमेल हार्मोन है दोनों की दोनों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर मेल हार्मोन अगर आपसे पूछे जाए मेल हार्मोन कौन से हैं, तो ये है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, महिलाओं में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसको सुनिश्चित करता है LH हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है इसका निर्माण जो है कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि करती है। ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम का जो विकास होता है वो भी कौन करता है, LH हार्मोन ही करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। FSH की बात करोगे तो MC जो होती है इसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, FSH हार्मोन करता है, पुटिका उद्दीपक हार्मोन करता है। ठीक है ना। बात करें यहाँ पर जो LH हार्मोन होती है इसकी अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो महिलाएं जो हैं ये किसी भी बच्चे को कंज्यूम नहीं कर पाती है। ठीक है, वो बांझपन रह जाती है। ठीक है, उसको बच्चे का जन्म नहीं होता है या उसके अंदर जो निषेचन की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। लेवल होता है इसका 4.7 से 8 IU पर लीटर, इतना जो है इसका लेवल रहता है।
किसका, LH हार्मोन का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। साइनोबैक्टीरिया निम्न में से किन के खेतों में उपयोगी जैविक उर्वरक हैं? गेहूं के अंदर, मक्का में, चावल में या फिर गन्ने के अंदर? तो चावल के अंदर जो है साइनोबैक्टीरिया जो है खेतों में उपयोग किया जाता है चावल के लिए उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यदि अमीबा को आशुद्ध जल में रखा जाए तो उसकी संकुचनशील धानियां कार्य करेगी। जनरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आने लायक क्वेश्चन है। देखो, कार्य धीरे करेगी, कार्य तेजी से करेगी, या अप्रभावित रहेगी, या समाप्त हो जाएगी? इसका राइट आंसर है कार्य तेजी से करेगी भाई। जो संकुचनशील धानियां है ना, वो वर्क तेजी से करेगी। अमीबा को यदि अशुद्ध जल में शुद्ध जल में रख दिया जाए तो संकुचनशील धानियां अधिक तेजी से कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्लेनोर्बिस व लिवनिया निम्न में से किसके मध्यवर्ती वाहक हैं? फेसियोला, सिस्टोसोना, ट्राइजिनेला, एकिनोकोकस? इसका राइट आंसर है यहाँ पर फेसियोला। क्या है? फेसियोला है, ठीक है। तो यहां से बात करते हैं, इसका राइट आंसर है फेसियोला। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। केशवे में टिफ्लोसोल निम्न भाग में पाई जाती है? ग्रसिका में, अमाशय में, अरे पेशनी में, अरे आंत्र में? तो ये पाई जाती है किसके अंदर? आंत्र के अंदर। कहाँ पाई जाती है? आंत्र के अंदर पाई जाती है। देखो, यहाँ पर केचुए की बात हो रही है। केचुए के शरीर में 100 से 120 खंड होते हैं। केचुए के शरीर में 100 से 120 खंड होते हैं। पेशनी भाग केचुए के शरीर का 8वें और 9वें खंड वाला भाग होता है पेशनी, जो कि ग्रसिका और अमाशय के बीच में पाया जाता है। ग्रसिका 5वें और 8वें खंड में पाई जाती है। अमाशय 9 से 14 खंड में पाया जाता है, और आंत्र 15 से शुरू होता है और एंड तक चलता है अमाशय, सॉरी आंत्र, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। टिफ्लोसोल वाला भाग कौन से भाग का है? तो आंत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा सामाजिक कीट सबसे बड़ी कॉलोनी बनाता है? मधुमक्खियां, चींटियां, दीमक, बर? तो ये इसका राइट आंसर है दीमक। क्या बनाता है सबसे बड़ी कॉलोनी? तो दीमक बनाता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर? इसका राइट आंसर है मोलिब्डेनम। MO इसका सिंबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। निम्न में से कौन सा उदाहरण कीट नियंत्रण का जैविक तरीका है? कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं की जनसंख्या में वृद्धि करना, प्रीमर जेंस शाकनाशी का प्रयोग करना, पंक्तियों में खेती करना, खेती का चक्रीकरण करना? इसका राइट आंसर है कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं की जनसंख्या में वृद्धि करना। कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं की जनसंख्या में क्या करना? वृद्धि करना, ठीक है। तो कीट नियंत्रण का सबसे अच्छा जैविक तरीका है ये, ठीक है, उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रोगोडर्मा ग्रीनेरिया का सामान्य नाम है? खफरा भृंग, चावल मोथ, फली छेदक, पल्स भृंग? इसका राइट आंसर है खफरा भृंग। क्या है? खफरा भृंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अलैंगिक प्रजनन सामान्यतः निम्न में से पाया जाता है? पौधों या पादपों में, कम विविध जीवों में, सूक्ष्म जीवों में, तो उपरोक्त सभी में? तो इसका राइट आंसर है अलैंगिक प्रजनन उपरोक्त सभी में पाया जाता है। पौधों में पाया जाता है, कम विविध जीवों में पाया जाता है, और सूक्ष्म जीवों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमेटोड में सबसे सामान्य लिंग निर्धारण का तरीका है? सबसे सामान्य लिंग निर्धारण का तरीका कौन सा है निमेटोड के अंदर? तो जिसका देखो यहाँ पर आपको दे रखा है XX, XX, X0, XX, XY, XY, X0, XY। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। X0 और XX जो है सबसे सामान्य लिंग निर्धारण का तरीका है निमेटोड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। खेत में चारों तरफ नाली किसकी सुरक्षा के लिए बनाई जाती है? एफिड, रेड डेरी कैटरपिलर, सफेद मक्खी, खपरा भृंग? इसका राइट आंसर है यहाँ पर किसके लिए? जो अपने पास में रेड है कैटरपिलर होता है उसको सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं एक शर्करा और एक नाइट्रोजनी क्षारक के, एक शर्करा और एक फॉस्फेट के, एक फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनी क्षारक के, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक शर्करा और एक नाइट्रोजनी क्षारक के बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं।
और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी बात करें हम, न्यूक्लियोटाइड, देखो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड दोनों अलग अलग चीज़ है। न्यूक्लियोसाइड तो एक शर्करा और एक नाइट्रोजन क्षारक के बने होते हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं इसके अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, पेंटोज क्षारक होते हैं, पेंटोज क्षारक होते हैं, और क्या होते हैं, फॉस्फेट समूह होता है। नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोज क्षारक और शर्करा और फॉस्फेट समूह होता है इसके अंदर। तो तीन चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं। जो ग्लाइकोसाइडिक बंध है इसके द्वारा जुड़े होते हैं एक शर्करा का अणु और एक नाइट्रोजन क्षारक का अणु, दोनों के दोनों ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। बाएं और कुंडलित डीएनए है, ए डीएनए, जेड डीएनए, बी डीएनए या सी डीएनए? इसका राइट आंसर है जेड डीएनए। लेफ्ट हैंडेड जो डीएनए है उसको हम कहते हैं जेड डीएनए। लेफ्ट हैंडेड डीएनए जेड डीएनए। आपसे पूछ लिया जाए राइट हैंडेड डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए अगर पूछा जाए तो उसको हम कहते हैं बी डीएनए। क्या कहते हैं? बी डीएनए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने दिया था? ऑटसन और क्रिक ने दिया था 1953 के अंदर। कब दिया था? 1953 में ऑटसन और क्रिक ने दिया था। राइबोसोम की 40 उप इकाइयां में होता है, क्या होता है? 16 आरआरएनए, 5.8 आरआरएनए, 24 आरआरएनए, 18 आरआरएनए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 18 आरआरएनए होता है 40 उप इकाइयों में। ठीक है, अब देखो जीवों के अंदर जीव दो प्रकार के होते हैं, प्रोक्यूरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोक्यूरियोटिक के अंदर 70 प्रकार का राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक में 80 प्रकार का राइबोसोम होता है। 70 जो राइबोसोम होता है वो 50 + 30 से मिलकर बना होता है, दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। 70 वाला किससे बना होता है? 50 + 30 से। और जो 80 वाला होता है वो 40 + 60 से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब बात करें कि 50 जो है ये कौन कौन सी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है? तो 23S + 5S आरआरएनए से मिलकर 50S बना होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ 35% जो है वो प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद होती है। 30 की बात करें, 30 जो राइबोसोम होता है वो किस से मिलकर बना होता है? इसके अंदर 21% तो प्रोटीन होती है और जो 16S प्रकार का आरआरएनए होता है, 16S आरआरएनए इसके अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 80S के अंदर जो 40 है इसमें क्या क्या मौजूद होता है? 40 के अंदर 30% तो प्रोटीन होती है और 18 जो S आरआरएनए मौजूद होता है। 60S की बात करोगे तो 28.5, 5.8 और 5S आरआरएनए पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है ना, और 5% जो 50% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है 60 के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की। प्राकृतिक रूप से पायसम सेटाइवम है परपरागित फसल, स्वपरागित फसल, परपरागित एवं स्वपरागित दोनों प्रकार की फसलें, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है स्वपरागित फसलें। फसल जो है पायसम सेटाइवम का प्राकृतिक रूप है। ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से पायसम सेटाइवम है स्वपरागित फसल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पूर्णतः स्फीत कोशिका की विसरण दाब न्यूनता डीपीडी है तो निम्न में से सत्य हैं। डीपीडी बराबर ओ, डीपीडी बराबर ओपी इंटू टीपी, डीपीडी बराबर ओपी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। डीपीडी बराबर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, स्फीति जो कोशिका दाब है उसके बराबर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम शब्द किसने दिया था? जेम्स बी समनर ने, लुइस पास्चर ने, जॉन एच नॉर्थरोप ने, विलियम फ्रेडरिक कोहने ने। इसका राइट आंसर है विलियम कोहने। विलियम कोहने के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, ये कुछ भी लिख देते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंजाइम शब्द जो है विलियम कोहने ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 है यूकैरियोटिक कोशिका में ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल TCA चक्र जो होता है वो कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में या कोशिका द्रव्य में? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। कहाँ होता है? अरे क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। और जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है वो कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ये ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर TCA साइकिल होता है या क्रेब्स साइकिल भी इसको हम कह देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 है C4 प्रकाश संश्लेषण का मुख्य एंजाइम है। रुबिस्को, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज। इसका राइट आंसर है पेप कार्बोक्सिलेज। क्या है? पेप कार्बोक्सिलेज इसका राइट आंसर है।
पेप की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए PEP, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो फॉस्फोएनोल पाइरूवेट इसका पूरा नाम होता है। और जो C3 पादप होते हैं उनके प्रकाश संश्लेषण में मुख्य एंजाइम होता है रूबिस्को। C3 पादपों के प्रकाश संश्लेषण में मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? रूबिस्को होता है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीजन है? इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, या फिर 1 नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर है इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, IAA इसको कहा जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक ऑक्सीजन है IAA, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। फाइटोक्रोम अवशोषित करते हैं लाल व नीले प्रकाश को, हरे और लाल प्रकाश को, लाल और सुदूर प्रकाश को, या फिर पराबैंगनी प्रकाश को। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है लाल और, ये सुदूर नहीं आएगा, दूर लाल प्रकाश को, ठीक है, दूर आएगा यहाँ पर। तो तीसरा वाला जो पॉइंट है ये अपना राइट आंसर है, फाइटोक्रोम अवशोषित करता है लाल और दूर वाले प्रकाश को। ठीक है, नीले रंग का प्रोटीनीय वर्णक है फाइटोक्रोम, नीले रंग का प्रोटीनीय वर्णक है, पादपों के अंदर पाया जाता है। ये पौधों में जो पौधे होते हैं उनमें पुष्पन की क्रिया को, बीजों के अंकुरण तथा वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक प्रकार का जो हार्मोन होता है उसका निर्माण करता है, पुष्पन हेतु काम में लिया जाता है, या पुष्पन के लिए बहुत ही उपयोगी हार्मोन है फ्लोरिजिन हार्मोन जिसको हम कहते हैं, उसका निर्माण ये फाइटोक्रोम वर्णक ही करता है, जो कि पुष्पन के लिए उपयोगी माना जाता है। तो गाइस आज के लिए हम यहाँ पर विराम देंगे। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 3 आएगा उसके अंदर हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, और आप जो है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी देगा समझ लूंगा कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है और आपके ZICR BHU किसी भी एग्जाम में आप जो है फाइट जरूर करोगे। क्वेश्चन है आपके सामने, हीमोग्लोबिन में RBC का कितना प्रतिशत भाग होता है? मतलब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, हीमोग्लोबिन RBC का कितना प्रतिशत, हीमोग्लोबिन RBC का कितना प्रतिशत भाग होता है? कितना प्रतिशत भाग होता है, प्रतिशत आपको बताना है यहाँ पर। आई होप आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दोगे। आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 के अंदर मैं जरूर लूंगा, क्योंकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। इस तरीके से आप पढ़ो ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, आपको कॉलेज डेफिनेटली मिल जाए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड बाय।